बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी मॉर्निंग का टाइम है। मैं और अनायज़ा कर रहे हैं नाश्ता। ज़ल्फ़ा स्कूल जा चुकी है, इरफ़ान ऑफिस जा चुके हैं और अनायज़ा के लिए अंडा उबालने के लिए रख दिया है मैंने, क्योंकि अनायज़ा को जो है ना बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी हो रहा है। पिछले एक हफ़्ते से पूरा सिरप ख़त्म हो चुका है लेकिन उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंडा भी डेली बॉयल करके दे रही हूँ, यखनी भी दे रही हूँ और कहवा भी दे रही हूँ शाम के टाइम, लेकिन फिर भी जो है ना इसको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गीले कपड़े कर लेती है बार बार। आहिस्ती ने गीली कितनी बार इसकी शर्टें मुझे चेंज करनी पड़ती हैं। बच्चों का तो भाई यही हाल है। मेरी पिछली वीडियो आप सब ने बहुत पसंद की और मेरी जो ट्रू स्टोरी थी उससे भी आप काफ़ी मुतासिर हुए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने को मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जनाब आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सेकंड सीज़र की, जो अनायज़ा की बारी में हुआ था, क्योंकि शुरू से ही मुझे कह दिया गया था कि आपका दोबारा भी सीज़र ही होगा। 10 साल बाद मैं प्रेगनेंसी से गुज़र रही थी और वो तमाम यादें मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद थीं और अभी भी यही डर था कि सीज़र ही होना है। और बीपी तो मेरा शुरू से ही हाई रहने लग गया था। 6 महीने अनायज़ा की दफ़ा में बहुत अच्छे गुज़रे। मैंने खूब खाया पिया क्योंकि इरफ़ान की जॉब अच्छी थी और किसी बात की मुझे तंगी भी नहीं थी, तो जो दिल किया वो खाया। और पिछली बारी की तरह ये नहीं कि हर चीज़ के लिए मैंने अपना दिल मारा, लेकिन इस बार इरफ़ान ने मुझे खूब खिलाया और 6 महीने मेरे बहुत अच्छे से गुजर गए। चेहरे पर बहुत खूबसूरती थी। हर कोई देखकर मुझे यही कहता था कि इस बार भी तुम्हारे बेटी होगी। तो मैं दुआ करती थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपने बेटी तो दे दी और एक बेटा भी मुझे अता कर दें। तो इसके लिए मैंने बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी पूरे 9 महीने। आगे चलकर आपको बताऊँगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है मेरी ये, आप सुनेंगे तो वाकई आपको भी पसंद आएगी। तो जी 6ठे महीने के लास्ट में ना मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ने लग गया और बुखार ऐसा चढ़ता था कि सुबह फजर के टाइम और शाम को मगरिब के टाइम इतनी शदीद मुझे सर्दी लगती थी कि मेरे घर में जितने भी गर्म चीज़ें, ब्लैंकेट 2-2 3-3 ब्लैंकेट्स मुझ पे डाल दिए जाते थे और मेरी सास, मेरी नंद और जिठानी वगैरह सब पढ़ाइयाँ करके मुझ पे फूंकती थी कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, कोई आसेब तो नहीं है। मैं इस कदर काँपती थी कि मेरी हालत बिल्कुल गैर हो जाती थी और समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ और इस सर्दी को कैसे ख़त्म करूँ। तो मेरी कंडीशन देखकर सब ही घबरा गए थे, बच्चे भी बड़े भी सब परेशान थे। तब मैंने इरफान से कहा कि मुझे मेरे मैके छोड़ दो, वहाँ पे भाभियाँ भी हैं, सब हैं। तो फिर सब ने मेरी कंडीशन देखते हुए कहा कि भाई ठीक है, अगर ये जाना चाहती है तो इसको छोड़ आओ। और इन 15 सालों में पहली बार ऐसा था कि मैं अपने मैके जा रही थी, वो भी इतने लॉन्ग टाइम के लिए। जब से मेरी शादी हुई है मैं कभी भी 1-2 दिन के अलावा अपने मैके रुकने कभी गई नहीं हूँ। तो जो मेरी हालत थी ना, मैंने यही बेहतर समझा कि मुझे अम्मी के घर चले जाना चाहिए। मुझे सुबह तक वेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने सुबह का वेट नहीं किया और जाके मलेरिया की दवाई ले आई और खा भी ली। उससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा बाद में मुझे मुश्किल दरपेश आई। तो ये होता है जी प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप इधर उधर जाएंगे तो केस बिगड़ सकता है, जो कि मेरे साथ हो गया था। और जब मैं ओपीडी में गई और जब डॉक्टरनी ने मुझे चेक किया तो फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि आपका बच्चा जो है बहुत वीक हो चुका है। तो जब मैं अपने घर गई और मेरे घर वालों ने मेरी कंडीशन देखी तो बहुत ही ज़्यादा मेरी भाभियाँ भी और भाई वगैरह सब परेशान हो गए थे और मुझे खांसी बहुत होती थी। खांसी इतनी रहने लग गई थी कि पूरे 9 महीने तक मुझे खांसी रही। खांस कर मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती थी, फेफड़ों में भी दर्द रहता था। इसी वजह से जो है अनायज़ा की सेहत बहुत तेज़ी से गिरने लगी और जब मेरी बड़ी बहन और खालाएँ मुझे देखने आई तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई मुझे इस हालत में देखकर। तो मेरा मैका, ननिहाल सब करीब ही हैं, तो जिसको पता चलता गया सब मुझसे मिलने आते गए, मोहल्ले वाले भी। तो मुझे मेरे दिल में ये डर था कि पता नहीं क्यों सब ऐसी बातें करते हैं, शायद मुझे कुछ हो जाएगा। बस यही सोच कर जो है ना उस वक्त भी मेरा बीपी बहुत हाई रहने लग गया था। तब मेरी बड़ी सिस्टर मुझे वहाँ पर एक वेलफेयर हॉस्पिटल बना हुआ है तो वो वहाँ लेके गई और वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाए मेरे। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तब मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया नहीं, मुझे टाइफाइड है। और जो मलेरिया की मैंने टैबलेट्स खाई थी उसका जो है रिएक्शन जो है वो गलत हो गया था। तो जब डॉक्टरनी ने मुझे बहुत डांटा और वो कहने लगी कि आप कौन सी क्लिनिक चली गई थी, आपको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे ही चली गई आप, और अभी देखो आपकी कंडीशन क्या हो चुकी है। तब उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह जो लिख के दी वो दवाइयाँ मैंने पूरे 1 हफ़्ते खाई और फिर मेरी तबीयत में जो है
है वो बेहतरी आना शुरू हुई। तब मैं एक हफ़्ते अम्मी के घर रहकर फिर अपने जब घर आ गई थी, क्योंकि ओपीडी मेरी यहाँ होती थी। तब मैं यहाँ जब ओपीडी के लिए गई तो यहाँ की डॉक्टरनी से मैंने जब सारी बात की तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा आपको हमारे पास आना चाहिए था। पहली गलती तो आपने ये की कि जहाँ आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है आपको उस डॉक्टरनी से रुजू करना चाहिए था, ताकि वो आपको सही मशवरा देती। इतनी बिगड़ गई थी, रात का टाइम था, बुखार बहुत तेज़ था, तो इरफान मुझे करीबी क्लिनिक ले गए थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इन 7 महीनों में ये मेरा तीसरा अल्ट्रासाउंड था जो मुझे डॉक्टरनी ने लिख के दिया था। आजकल तो डिजिटल अल्ट्रासाउंड होने लग गए हैं, जबकि अज़ल्फ़ा की बारी में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ 2 अल्ट्रासाउंड हुए थे, मुझे अच्छे से याद है। जब मेरा तीसरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैंने डॉक्टरनी से बड़ी रिक्वेस्ट की और पूछा कि भाई बताएं कि बाबा है या बेबी, लेकिन डॉक्टरनी ने मुझे डांट दिया और कहा कि हम ये नहीं बताते किसी को भी। तो मैंने कहा मेरी पहले बेटी है, अगर अब भी बेटी हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगी तो मेरे दिल को एक सुकून होगा। तो उन्होंने खैर मना कर दिया, जबकि अज़ल्फ़ा की बारी में मुझे बता दिया गया था कि बेटी है। इस बारी मुझे नहीं पता चला। मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे, चारों अल्ट्रासाउंड में मुझे किसी ने, डॉक्टरनी ने नहीं बताया, बल्कि जब भी उन्होंने कोशिश की तो बच्चे के आड़े होने की वजह से नहीं पता चल पा रहा था कि बाबा है या बेबी। तो मैं मायूस होकर घर आ जाती थी और दिल में बस शुक्र अदा करती थी कि भाई जो भी हो साथ खैरियत के साथ हो। तो फिर जब मैं लास्ट बारी में जब मैं डॉक्टरनी के पास गई ओपीडी में तो उन्होंने मुझे ऐसे इंजेक्शन लगाए। मैंने पूछा कि ये किस चीज़ के इंजेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे के फेफड़े और जो बाकी इंटरनल चीज़ें होती हैं वो सेफ़ रहें, उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि मुझे टाइफाइड भी था। इस वजह से उनको शक था कि बच्चे के फेफड़ों पर असर ना हुआ हो खांसी की वजह से। तो इसलिए जो है ना ये इंजेक्शन मुझे दिए गए थे। तो ये इंजेक्शन इतने ख़तरनाक थे कि जैसे ही उसको इंजेक्ट किया जाता था मेरे सर से लेके पाँव तक जिस्म में एक अजीब सी कैफियत होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत हाई पावर का करंट लगा दिया हो और वो इंजेक्शन बर्दाश्त ना करने के काबिल होता था, लेकिन फिर भी चंद सेकंड के बाद उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता था। तो इस तरह मुझे 2 से 3 दिन वो इंजेक्शन लगे थे। और अनाइज़ा की बारी में मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि एक ऑपरेशन मेरा हो चुका था और मुझे पता था कि क्या क्या होना है। तो इसलिए इस मरतबा मेरा बीपी हाई तो नहीं हुआ, लेकिन जो है दूसरी चीज़ें जो मेरे साथ हुई उसकी वजह से जो ना मुझे बहुत टेंशन रहती थी, अपनी नहीं बच्चे की रहती थी। क्योंकि हर कोई मुझे यही कहता था कि भाई हो सकता है तुम्हारा बच्चा जो है ना एबनॉर्मल हो, या हो सकता है तुम्हारे बच्चे के लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब टाइफाइड होता है तो उसका असर जो है वो बच्चे में होता है। बस यही सोच सोच कर ना तबीयत आखिरी दिनों में बहुत गिरी गिरी रहने लग गई थी। और दवा के साथ दुआ भी करती थी, हर नमाज में अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि बस अल्लाह पाक मुझे और मेरे बच्चे को इस मरतबा भी बचा लीजिएगा और सही सलामत मेरा बच्चा दुनिया में आए। और अपनी जान से ज़्यादा ना माँ को अपने आने वाले बच्चे की फ़िक्र होती है, उसके लिए वो दुआ गो होती है। और यही मेरी भी हालत थी। तो जी ऑपरेट के दिन करीब आने लगे और मुझे डेट दे दी गई कि भाई इस तारीख को आपका ऑपरेट है। तो मैंने सारी तैयारी अपनी करके रख ली थी, लेकिन इस बार भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था। जैसे ही मेरा 9वां महीना स्टार्ट हुआ था तो इरफान की जॉब अचानक से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जैसे ही मैं बीमार हुई तो इरफान मुझे ज़्यादा टाइम देने लगे थे, ड्यूटी पर देर से जाने लग गए थे। लेपर्ड कुरियर सर्विस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पहले वहाँ इरफान डेटा एंट्री की जॉब करते थे, तो 3 बजे से रात 11 बजे की टाइमिंग थी। तो वहाँ लेट जाने की बिना पर इरफान को निकाल दिया गया था। अब हम इतने परेशान थे कि हम क्या करें क्या करें। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके ये वक्त गुजरा। और जब जैसे ही मेरे सीज़र का वक्त करीब आया तो मेरे ससुराल वालों ने ही सारा सीज़र का ख़र्चा उठाया। और इस वक्त मेरे कम से कम भी 30 से 40 हज़ार रुपये सीज़र में लगे थे। तो सब ने मिलकर मेरी इस तरह मदद की, और मेरे भाइयों और मेरी बहनों ने बच्चे के तमाम कपड़े वगैरह जो भी एसेसरीज़ होती हैं वो तमाम उन लोगों ने मुझे ख़रीद के दी। इस तरह मेरा ये मुश्किल वक्त निकला। लास्ट के दिनों में ना मुझे कुछ ज़्यादा तजस्सुस रहने लग गया कि मुझे पता चल जाए कि बेबी है या बाबा। तो अल्लाह पाक से मैं शदीद दुआएं मांग के सोया करती थी। और यकीन करें कि 3 बार मुझे ख्वाब में कुछ ऐसा नज़र आया कि एक बार तो मैंने ख्वाब में देखा कि मस्जिद के पास जो है ना वो एक बिस्तर रखा हुआ है, उसके अंदर एक पिंक सी प्यारी सी गुड़िया है। उसको मैंने उठाया और बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। ये मैंने ख्वाब में देखा था। तब मैंने दिल को समझा लिया था कि बेटी ही है। और जब अनाइज़ा पैदा हुई तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी बहुत
बहुत ही कमज़ोर थी, मुश्किल से 2 किलो वेट था इसका और आँखें बिल्कुल छोटी छोटी थीं और सिर्फ जो है ना आई बॉल इसके इतने ज़्यादा वाजे होते थे कि कई बार तो हम डर भी जाते थे कि भाई इसकी आँखों के ये जो कंचे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं आई बॉल। और पलकें बिल्कुल भी नहीं थी, आईब्रो बिल्कुल भी नहीं थी, नाक बिल्कुल नन्ही सी थी और उंगलियां इस कदर पतली पतली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी वरना नायज़ा का बचपन भी आपके साथ शेयर करती मैं। लेकिन इसके साथ एक मसला ये हुआ कि इसके तालू में है पैदाइशी सुराख। शायद आप में से कई लोगों को पता हो, कई लोगों को नहीं पता हो। ये हमें पता चला जी इसकी पैदाइश के 4 महीने के बाद पता चला कि अनायज़ा के तालू में सुराख है। इसी वजह से ये सही तरीके से बोल नहीं पाती, लेकिन हमने फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। कल इरफान की बाइक में ना काफ़ी सारा काम निकल गया था और जब मैकेनिक को दिखाया तो उसने कहा कि भाई ये चीज़ जो है ना बाइक की चेंज होगी। तो कल ये इरफान नया लाए थे तो ये पुराना वाला है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको आई थिंक पिस्टन कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना हम कल कहीं पर भी नहीं जा सके। कल मुझे जाना था, मेरे कज़न को डेंगू हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज था, आईसीयू में था वो। आप लोग सब उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। वाइट सेल जो है वो बहुत कम हो गए थे, गिर गए थे बिल्कुल। की हालत जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है तो उसकी छुट्टी हो गई है। तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको घर देखने जाऊंगी। तो जी कज़न की सेहतियाबी की वजह से तमाम घर वालों ने घर को डेकोरेट किया है। उसके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बच्चे बड़े सभी घर वाले मुंतज़िर हैं, बस उसके आने का वेट हो रहा है कि कब वो आएगा और धूमधाम से उसका इस्तकबाल किया जाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त से गुज़रा है। अल्लाह पाक उसको मज़ीद सेहतियाबी अता फ़रमाए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।